आपके साथ 2 लेक्चर्स कर चुका हूँ और उसमें हमने काफ़ी डिटेल्स में बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। बट जो आज का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कुछ कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की और टेम्पररी अकाउंट्स की और contra natures की। So let's start our lecture. This is my brief profile. तो हमारा जो लेक्चर है वो कवर करेगा क्लोजिंग ऑफ टेम्पररी अकाउंट्स, फिर हम साथ प्रैक्टिस करेंगे कुछ की नेचर ऑफ अकाउंट्स की और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। देन कॉन्ट्रा नेचर अकाउंट्स क्या होते हैं और वो कैसे अफेक्ट करते हैं डिफरेंट अदर नेचर्स को। इसी तरह से अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग के डिस्कस भी करेंगे। देन विल कंपेयर इट कि उसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है। फिर उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप डिस्कस की जाएंगी आपसे और एग्जाम टाइप क्वेश्चन और पास एग्जाम क्वेश्चन जो हमारा हर लेक्चर में की एरिया और फोकस पॉइंट होता है उस पर हम काफ़ी एम्फेसिस करते हैं, वो इस लेक्चर में भी हम करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। आप अपने साथ नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन हमेशा रखा करें और वो आप आज भी जब आप की पॉइंट्स और एग्जाम टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होंगे तो उनको आप नोट करते जाइएगा। आई विल फॉलो दिस बुक और आप इसके अलावा कोई बुक यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड दिस बुक बिकॉज ये डेवलप करती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्विकली। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर हैं अकाउंटिंग में उनको ये बुक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ कॉन्सेप्ट डेवलप करवाती है। तो जनाब हमने अभी तक 5 नेचर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिए हैं जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। इन 3 नेचर्स को हमने मुस्तकिल अकाउंट्स यानी परमानेंट अकाउंट्स कहा था और इन 2 नेचर्स को हमने टेम्पररी या आर्जी अकाउंट्स कहा था। और इन 2 नेचर्स की हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि ये टेम्पररी अकाउंट्स हम इनको क्यों कहते हैं। ये टेम्पररी अकाउंट इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इनका ताल्लुक कैपिटल से होता है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो आपके कैपिटल को बढ़ा देता है और अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो आपके कैपिटल को कम कर देते हैं। तो टेक्निकली मेन नेचर्स ये 3 रह जाती हैं जो कंटिन्यू रहती हैं आपके साथ और हर साल में इन्हीं के बैलेंसेस आपको नज़र आते जाते हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है और ये 2 अकाउंट जो होते हैं ये हर साल क्लोज कर दिए जाते हैं और इनका एक क्लोजिंग पीरियड कंसिडर किया जाता है। और वो क्लोजिंग पीरियड क्या हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आपने हर साल क्लोज करने हैं। इस साल जो आपने अर्न किया और उसको अर्न करने के लिए जितने आपने एक्सपेंसेस किए उनको नेट ऑफ कर देंगे आप और उनको नेट ऑफ करने के बाद या तो प्रॉफिट मिलेगा आपको या लॉस मिलेगा। वो प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट है तो आपके कैपिटल को बढ़ा देगा और अगर लॉस है तो आपके कैपिटल को कम कर देगा। सो क्लोजिंग पीरियड से जो का जो पर्पस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्लोजिंग पीरियड आप अपने लिए 12 महीने का रख सकते हैं, 18 महीने का रख सकते हैं। जनरली लोग एनुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो आप जनवरी से दिसंबर अपना अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं, आप जुलाई टू जून अपना अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है वो आप अकाउंटिंग पीरियड अपना रख सकते हैं। बट जो आप अकाउंटिंग पीरियड एंड रखेंगे, लेट्स से आपने अपनी कंपनी के लिए डेट डिसाइड किया, चूज किया 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे आपने हर साल अपने अकाउंटिंग बुक को क्लोज करना है और देन यू वुड बी एबल टू कंपेयर कि आपने 31 दिसंबर 2019 पे अगर कोई अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया, सो यू वुड बी एबल टू कंपेयर दिस डेटा विद द प्रीवियस ईयर, यानी 2018 का 2019 से आप कंपैरिजन कर सकेंगे। अगर डेट चेंज कर दी हर साल तो ऑब्वियसली कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई क्लोजिंग ऑफ टेम्पररी अकाउंट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस हैव सम क्वेश्चंस। अगर हम कराएं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता चले। व्हाट आर द एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, इनमें से आइडेंटिफाई करना है आपको। ये 12 आइटम्स हैं, इन 12 आइटम्स में से व्हाट इज बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आप अपना बैंक में जो पैसे रखते हैं या तो आप बैंक में अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं या आप कैश अपने पास यूज कर सकते हैं। तो आपने जो पैसे बैंक में रखे हैं विच इज ऑल्सो योर एसेट, क्या वो बैंक बैलेंस आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? यस, वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा बिकॉज आप उस कैश से अपनी कोई और चीज परचेज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। एडवर्टाइजिंग, इज एडवर्टाइजिंग योर एक्सपेंस? यस, एडवर्टाइजिंग इज योर एक्सपेंस और वो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट उसी वक्त दे चुका होगा या फ्यूचर में नहीं देगा। So that is why you are calling it expense. Sales. Sales is your revenue.
रेवेन्यू जब भी इनकर होता है वो आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है। प्रीपेमेंट इज द एडवांस पेमेंट। आप जब किसी को एडवांस देते हैं तो एडवांस देने का मतलब ये है कि यू वांट टू अर्न सम बेनिफिट इन फ्यूचर, और वो आपको अभी नहीं मिला। हो सकता है आपने किसी को इसलिए एडवांस दिया हो कि वो आपको गुड्स ला के देगा, हो सकता है आपने किसी को इसलिए एडवांस दिया हो कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बट उसने अभी तक नहीं की। तो टिल दैट टाइम यू कैन रिकॉर्ड दैट पेमेंट एज एन एडवांस पेमेंट एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एसेट। फर्नीचर आपको कई महीनों कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल, तो यकीनन ये आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। दिस इज योर एसेट। अकाउंट्स पेएबल जैसे नाम से जाहिर है कि ये लायबिलिटी है। आपने कोई इकोनॉमिक बेनिफिट पास्ट में ले लिया था, इट मींस दैट वाज योर पास्ट इवेंट, और उसकी अभी तक आपने पेमेंट नहीं की उसको, तो दिस इज योर लायबिलिटी। रेंट इनकम इज योर रेवेन्यू, आपने इससे अर्न किया है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट एंड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अभी तक आपके पास है इसलिए कि वो आपने सोल्ड नहीं की। अगर वो आपने सोल्ड नहीं की तो इन फ्यूचर आप उसको सोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या ये आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी? यस, एसेट है। व्हीकल से आप इकोनॉमिक बेनिफिट लेते रहेंगे, कई सालों तक लेंगे। यस, दिस इज योर एसेट। अकाउंट रिसीवेबल, ये आपका वो राइट है जो आप किसी को गुड्स बेच चुके हैं और अभी तक आपने कलेक्शन नहीं की, तो आपके लिए ये भी एसेट है। कैश इन्वेस्टमेंट, आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और आप इन्वेस्टमेंट करके उस पर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो दिस इज योर कैपिटल। एडवांस सैलरीज, आपने किसी वर्कर को एडवांस में सैलरी दी है और उससे अभी तक बेनिफिट आपने नहीं लिया, तो आप आइंदा आने वाले टाइम में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। दिस इज योर एसेट। नाउ लेट अस do another question. Classify the following accounts are assets, liability, expense, revenue और capital, and subclassify current assets and current liabilities. इसमें एक एडिशनल काम ये भी करते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करते हैं। जो एसेट अगर आपने क्लासिफाई कर लिया तो उसको ये भी देखें कि वो करंट एसेट्स की डेफिनेशन में फॉल करेगा या वो करंट लायबिलिटी में फॉल करेगा या वो फिक्स्ड में फॉल करेगा या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में फॉल करेगा। सो नंबर 1 इज बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस इज योर एसेट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज करंट एसेट बिकॉज ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको देता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव इज इनकम, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू यू हैव गिवन सम एडवांस टू योर सप्लायर जो आपको गुड्स प्रोवाइड करेगा। कितने दिन में करेगा? महीने में, 2 महीने में? यस, आप एडवांस कर रहे हैं सप्लायर को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3-3 साल तक आप एडवांस किए रहेंगे। आपको विद इन नियर फ्यूचर 2-3-4 मंथ्स के अंदर वो गुड्स जाएंगे, तो ये एसेट है, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट। इक्विपमेंट आपको कई सालों तक बेनिफिट देगा, एसेट है, फिक्स एसेट। सैलरीज पेएबल, आपको सैलरीज 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर पे करना होगी, तो यकीनन ये लायबिलिटी है, बट करंट लायबिलिटी है बिकॉज ये बहुत लंबे दिन के लिए नहीं उधार रहेगा, आपको विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स पे करना होगा। फी इनकम, अगेन दिस इज इनकम, सो रेवेन्यू। स्टॉक इन हैंड, वो स्टॉक जो आपने अभी तक नहीं बेचा, वो आपने उसको कहा था कि वो इन्वेंट्री या एसेट होता है आपका, बिकॉज आप उसको फ्यूचर में बेच के कैश हासिल कर लेंगे या रेवेन्यू हासिल कर लेंगे। क्या ये एसेट होगा? यस। क्या ये फिक्स एसेट होगा? नो, ये करंट एसेट होगा बिकॉज ये विद इन अ ईयर इसकी शेप चेंज हो जाएगी और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म नेचर हो जाएगी इसकी, आपको कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा, इसको आप फिक्स एसेट ट्रीट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल, यस, ये अगेन एसेट है और आपके लिए करंट एसेट है बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत कम वक्त में आपको मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर इज इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल, तो आपके लिए बिजनेस में कैपिटल लगाया आपने। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। बैंक लोन फॉर 2 years, एज मेंशन, टाइम मेंशन कर दिया गया, 2 साल के लिए आपने लोन लिया है, ये शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकता, आप 2 साल के लिए आप इसको लायबिलिटी लिखेंगे एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखेंगे। पर्सनल व्हीकल इन्वेस्टेड, प्रोप्राइटर साहब ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी बिजनेस के लिए अब यूज करूंगा और ये बिजनेस को मैं दे रहा हूं फॉर कंटिन्यूस यूज। अब उनका पर्सनली इस गाड़ी से ताल्लुक नहीं रहेगा, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, उनके लिए इन्वेस्टमेंट होगी। वेजेस एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, आपने जो लोन लिया था उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। सो आई होप कि इस एक्सरसाइज के साथ अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं
आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इन्हीं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दोबारा कीजिए, बैक करें इसको और फिर री अटैम्प्ट करें। री अटैम्प्ट करने के बाद आपको ये फील होना चाहिए कि आपकी कॉन्सेप्ट्स की अकाउंटिंग टर्म्स के क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। So the next is exam type questions, question 3, 4, 5, ये 3 questions आपको mention है, इनकी आप practice करें। बुक के पेज नंबर 12 एंड 14 पे क्वेश्चन 4, 6 एंड 12 बुक का नंबर है यहाँ मेंशन, तो आप इन पेजेस पे जाएंगे। यहाँ तो मैंने क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इस लेक्चर के हिसाब से मेंशन किए हुए हैं, बट यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड these questions are mentioned पेज नंबर 12 पे और पेज नंबर 14 पे। So let us discuss what are the contra natures। बहुत दफ़ा आपके जब आप प्रैक्टिस में अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो कहीं आपको टर्म यूज़ हो रही होगी ड्राइंग। तो ड्राइंग, व्हाट इज़ ड्राइंग? क्या कोई प्रोपराइटर कभी बिजनेस से पैसे वापस निकाल सकता है? यस, वो पैसे निकाल सकता है। अगर वो पैसे वापस निकालेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड ड्राइंग। अब ड्राइंग को हम क्या लिखेंगे कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपने उसको कहा था कि आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में। अब जब वो विड्रॉल कर लिया उन्होंने किसी भी वजह से, तो उसको आपने कहा ड्राइंग। तो ड्राइंग की जो नेचर है, हम इन 5 नेचर्स के अलावा हम कहते हैं कोई नेचर्स नहीं है। तो इसके अगेंस्ट अगर आप कोई काम करेंगे, कॉन्ट्रा कोई काम करेंगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड कॉन्ट्रा कैपिटल। So the term contra refers to reversal or contrary withdrawal of cash by proprietor for personal use। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। आप परचेज करते हैं तो आप कहते हैं मैंने परचेज किया है, और जब आप वो गुड्स आपकी अगर मर्जी के मुताबिक नहीं है या उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज हैं तो आप उसको वापस करेंगे। वापस करने के लिए या तो एक तरीका ये है कि आप परचेज को माइनस करें जाके, दिस विल नॉट बी इजी। तो आप कितने अकाउंट्स को जाके बार बार माइनस करेंगे? तो इट्स बेटर कि आप इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हेड बनाएं और उसका नाम रखें परचेज रिटर्न। बट इसकी नेचर को आप क्या कहेंगे फिर? तो उसकी नेचर को आप कहेंगे कॉन्ट्रा एक्सपेंस, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी हो सकता है सेल्स, आपने इसी तरह से सेल्स भी की आपने, और सेल्स कुछ कस्टमर थे आपको, उनको ये गुड समझ में नहीं आई तो उन्होंने आपको वापस किया क्वालिटी की बेसिस पे या ड्यू टू सम अदर रीजन। तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू ट्रीट करेंगे और सेल्स रिटर्न का एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। इसी तरह से सेल्स डिस्काउंट भी हो सकता है, इसी तरह से यहाँ पे परचेज डिस्काउंट भी हो सकता है। सो यू नो, depreciation, similarly in case of asset, कॉन्ट्रा एसेट की टर्म यूज हो सकती है। वो कॉन्ट्रा एसेट्स क्या होंगे? डेप्रिसिएशन जनरली एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन को रिकॉर्ड करने को कहते हैं। तो अगर आपने एक एसेट खरीदा था, आपने गाड़ी खरीदी थी, तो गाड़ी को यूज करने से आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू यकीनन कम होगी। उसकी वैल्यू कम होते होते हर साल आप उसको किसी न किसी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो इट मीन्स कि आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे जी मैं एसेट में से माइनस कर देता हूँ? नहीं, आप उसको अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन एक रिकॉर्ड करते रहेंगे और इसको बाय नेचर आप कहेंगे दिस इज कॉन्ट्रा एसेट। सिमिलरली डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेएबल, ये मैं बात ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा बिकॉज अभी इस स्टेज पे आपके लिए समझना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इतनी बात समझ लें कि जैसे हर नेचर के कुछ कॉन्ट्रा हेड्स हैं, इसी तरह से लाइबिलिटी के लिए भी जो कॉन्ट्रा हेड्स हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो उनके डिस्काउंट्स को आप कॉन्ट्रा लाइबिलिटी कह सकते हैं। सो these terms were very important। ये अब आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इनको प्रैक्टिस में लाना हो। कैश वर्सेस अक्रूवल अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं कि कैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जनरली आपने सुना होगा कि एक शॉपकीपर है, वो कैश पे सेल करता है, कैश पे परचेज करता है, तो जो कैश पे परचेज और सेल करता है वो उसको उस पर रिकॉर्ड कर लेता है। So it means transactions are recorded at the time of receipt and payment। So कैश, जिस वक्त मैं कैश रिसीव करूंगा और जिस वक्त मैं कैश पे करूंगा उस वक्त मैं एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। Accrual basis concept ये कहता है the accrual concept of accounting requires that revenues and expenses must be recognized in the accounting period to which they relate। We may use
accrual concept interchangeably with the matching concept. इसको जनरली आप सुनेंगे कि कुछ टीचर्स आपसे कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो भी ठीक कहेंगे, क्योंकि आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करना जरूरी है। मैचिंग का मतलब ये है कि जिस पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू होगा, यानी अगर आपने कोई सेल की है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, तो आप उसके एक्सपेंसेस को मैच करें फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ऐसा ना करें आप के आपके एक्सपेंसेस तो थे पिछले जनवरी के, बट वो उनको आप कहते हैं कि अब क्योंकि पेमेंट फरवरी में हुई है तो हम इनको फरवरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। नो, दिस इज नॉट अ मैचिंग प्रिंसिपल, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पीरियड से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे या रेवेन्यूज होंगे, आप प्लीज उनको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। आइए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। You sold merchandise on January 1 to a customer Ahmed for rupees 1000. You allowed him to receive goods today and pay by January 7. How this transaction will be recorded in cash and accrual systems? मैं रिपीट करता हूँ। आपने जनवरी 1 को मर्चेंडाइज बेची, गुड्स बेची, एक कस्टमर जिनका नाम अहमद है 1000 रुपीज की, और आपने उनसे कहा कि आप गुड्स आज ले जाएं, बट आप पे कर दीजिएगा बाय जनवरी 7, यानी आपने एक हफ्ते का उनको पेमेंट के लिए टाइम दे दिया, क्रेडिट पीरियड दे दिया। क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन, आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश सिस्टम में और अक्रूवल सिस्टम में। आइए देखते हैं। आप सेलर हैं, आपने गुड्स बेची 1000 रुपए की ऑन जनवरी 1। ये गुड्स चली गई किन साहब के पास? अहमद साहब के पास। अहमद साहब ने गुड्स तो जनवरी 1 को ले गए आपसे, और जनवरी 7 को वो आपको पेमेंट देने के लिए आए हैं। तो आज जनवरी 7 हो गई, एक हफ्ते पहले वो ये गुड्स आपसे ले जा चुके। तो हाउ विल यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन अंडर कैश अकाउंटिंग सिस्टम? सेल विल बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑन जनवरी। अब आप क्योंकि कैश अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप कहेंगे जनवरी 7 को जो मेरे पास पैसे आए हैं मैं उसी दिन सेल रिकॉर्ड करूंगा, तो आप आज के दिन सेल रिकॉर्ड करेंगे और इससे पहले आप सेल्स का जिक्र नहीं करेंगे अपनी किताब में। हाउएवर, जब आप अक्रूवल अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आप सेल रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन आपने गुड्स बेची थी, और आप उस दिन इनवॉइस इशू करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस आपने क्या लिखा होगा कि मैंने मिस्टर अहमद को ये गुड्स बेच दी, मैंने अपना टाइटल ट्रांसफर कर दिया इनको, इन्होंने मुझे उसके बदले में वादा दिया, और वादा ये था कि मैं 7th ऑफ जैन को आपको पेमेंट करूंगा। तो 7th ऑफ जैन तक आप अपनी किताब में उधार लिखेंगे अहमद साहब के नाम पे। करेक्ट? क्यों क्यों लिखेंगे? बिकॉज अक्रूवल अकाउंटिंग ये कहती है कि जिस पीरियड से रिलेटेड सेल थी उस पीरियड में रिकॉर्ड करना जरूरी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम। अब इसमें आप क्विकली जरा ये क्वेश्चन करें। मिस्टर सलीम इज अ कार मैकेनिक, एक सोल प्रोप्राइटर है वो। ही सोल्ड पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, वो गाड़ियों के पार्ट्स बेचते हैं, एंड ऑल्सो ऑफर रिपेयरिंग सर्विसेज टू फिक्स डिफरेंट कार्स, और वो गाड़ियों की रिपेयरिंग भी करते हैं एंड मेंटेनेंस भी करते हैं। तो इसमें आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि कैश इवेंट्स कौन से हैं एंड क्रेडिट इवेंट्स कौन से हैं। तो क्विकली बताएं, देयर आर 7 आइटम्स। नंबर 1, parts sold to customer Akbar on cash. On cash, of course, it's a cash event. Parts sold to customer Asif on credit, 45,000 rupees. He promised to pay next day. आज उन्होंने पेमेंट नहीं की, इट्स अ क्रेडिट इवेंट. Repaired 2 vehicles on Monday and received fee from a company 22,000 same day आपको पैसे मिल गए, इट्स अ कैश इवेंट. Fixed a car of a valued customer for rupees 10,000 with a promise to receive cash after 5 days. 5 दिन के बाद ये पैसे मिलेंगे आपको, सेल आपने आज कर दी, सर्विस आज दे दी, क्रेडिट इवेंट. Purchase paint compressor for rupees 15,000 on account means credit. Paid transportation 300, पे कर दिया, paid लिखा है, कैश इवेंट. इलेक्ट्रिसिटी बिल अनपेड रुपीज 4,000, अभी तक पे आपने नहीं किया, क्रेडिट इवेंट. सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैश और क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो आपने कैसे करना है. जहां आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो कैश इवेंट है, जहां आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आप अपनी
रिसीवेबल बुक कर रहे हैं या एक्सपेंस के अगेंस्ट अभी पेमेंट नहीं कर रहे तो पेएबल बुक करेंगे, तो वो इवेंट्स आपके क्रेडिट इवेंट्स कहलाएंगे। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 ये फिर अगेन आप बुक पे जाएं और पेज नंबर 15 और 16 पे क्वेश्चंस गिवन है, आप इनको प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस करना साथ साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके अभी जो डेवलप हो जाएंगे वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होंगे। सो कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का क्विक एक ओवरव्यू कर लेते हैं। इट रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन रिसीव एंड एक्सपेंसेस व्हेन पेड, दिस इज कैश बेसिस अकाउंटिंग। ये सारी बात हम कर चुके हैं। ये रिसीव और पेमेंट की बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। इन द बुक्स व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और पेमेंट जब हम करते हैं सप्लायर्स को उस वक्त कैश की एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो स्मॉल बिजनेसेस जनरली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट जितनी भी कंपनीज और बड़े बिजनेसेस हैं वो अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं चल सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मैनेज द बिजनेस ऑन कैश बेसिस, बिकॉज अदरवाइज आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना मुश्किल बना लेंगे। सो अक्रूवल बेसिस रिकॉर्ड रेवेन्यूज when earned and expenditures when incurred, ये सारी बात भी हम कर चुके हैं। बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, कैश एंड क्रेडिट। इसके अंदर कैश की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगी और क्रेडिट की भी होंगी। ये कैसे होंगी ये अभी समझ लेते हैं। रेवेन्यूज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज irrespective ऑफ कैश रिसीव, चाहे कैश रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना जब आपने गुड्स और सर्विसेज बेच दी हो। एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इनकरिंग इट irrespective ऑफ कैश पेमेंट, एक्सपेंडिचर को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना चाहे आपने उस वक्त कैश पे किया हो या ना किया हो। दिस इज अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो हमने ज्यादातर वास्ता हमारा इस अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग से पढ़ना है और हमने इसी को समझना है। तो हम ये देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ दो कॉलम्स बना दिए हैं, एक रेवेन्यू का कॉलम और एक एक्सपेंस का कॉलम, और इसी तरह से इसमें भी एक रेवेन्यू का कॉलम और एक एक्सपेंस का कॉलम। ये वाला सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैश अकाउंटिंग को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अक्रूवल अकाउंटिंग को। सो आपने सेल्स की 100 रुपए की कैश सेल्स रिकॉर्ड की आपने, देन आपने कैश परचेज की 40 रुपीज पेमेंट कर दी, परचेज रिकॉर्ड कर ली। रेंट पे किया 70 रुपीज, आपने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। कैश सेल्स आपने फिर की 50 रुपीज की, फिर सेल्स रिकॉर्ड कर ली। कैश परचेज की आपने 30 रुपीज की, फिर आपने परचेज रिकॉर्ड कर ली। सिमिलरली सैलरीज पे की 10 रुपीज की और आपने उनको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। सो इट वॉज सिंपल। कैश बेसिस पे जो जो आपके एक्सपेंसेस होते रहे आप उनको रिकॉर्ड करते रहे, जो रेवेन्यूज होते रहे आप उनको रिकॉर्ड करते रहे। जब हम अक्रूवल बेसिस पे आते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब जो ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं उनका इनसे ताल्लुक नहीं है, इट वाज अ सेपरेट केस, और अब हम जो कर रहे हैं एक सेपरेट केस है। तो आपने फिर परचेज की 75 रुपीज की, आपने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। आपने कैश सेल्स की 65 की, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। आपने क्रेडिट परचेज की 50 रुपीज की, यानी आपने गुड्स ले ली हैं और अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो इट मींस कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। यहाँ डिफरेंस आ गया, क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं की थी, यहाँ पे आपने उधार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। इसका मतलब ये आप एक्सपेंस कर चुके हैं अपनी बुक्स में, अभी तक आपने पेमेंट नहीं की। सिमिलरली फिर आपके पास एक कस्टमर ए आए, उन्होंने कहा ए साहब ने कि 80 रुपीज की गुड्स मुझे दे दें। वो गुड्स लेके चले गए और वादा किया कि ये पैसे मैं आपको कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। तो अगेन आपने क्योंकि इनवॉइस इशू कर दी थी तो इसलिए आपने अपनी बुक्स में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर ली। सिमिलरली कैश परचेजेस की आपने 45 की, देन अगेन यू रिकॉर्डेड एज अ परचेज। फिर आपने क्रेडिट सेल मिस्टर बी को भी कर दी 90 रुपीज की और उनके लिए भी गुड्स दे दी उनको और उनके नाम पे उधार रिकॉर्ड कर लिया। सैलरीज आपने पे की 5 रुपीज की, उसी वक्त पे की, सैलरी एक्सपेंस हो गया, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अनपेड सैलरीज भी फिर आपको पता चली कि 12 थी, तो आपने उनको भी रिकॉर्ड किया, यानी आप अपने वर्कर से काम ले चुके थे बट उनको पेमेंट नहीं की थी, तो आपने उसी पीरियड का बेनिफिट उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना था। एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, तो यानी कि जिस पीरियड में वो एक्सपेंस इनकर हुआ था आपने उसी पीरियड में उसी मंथ में रिकॉर्ड करना आपको जरूरी था, क्योंकि अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस। ये कुछ की डिफरेंशिएट हमें करने थे आपके साथ कि कैश और अक्रूवल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैश अकाउंटिंग, ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम बात लिखी है।
सेल्स और एक्सपेंसेस कैश आने या जाने के वक्त ही रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह से अक्रूवल अकाउंटिंग में सेल्स और एक्सपेंसेस मैचिंग प्रिंसिपल की बुनियाद पर रिकॉर्ड होते हैं। क्विकली देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप: सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटर सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। ये एक सिंगल पर्सन होता है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है बिजनेस डिसीजंस की। प्रोप्राइटर मैनेज करता है बिजनेस अफेयर्स, और अगर किसी भी वजह से वो बिजनेस लॉसेस में जा रहा हो, या उसको बंद करना पड़ जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इनसेन हो जाए, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन केस ऑफ डेथ उसका ये बिजनेस खत्म हो सकता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, दो और दो से ज़्यादा पार्टनरशिप पे बिजनेस फॉर्म किया जा सकता है। पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेशियोज। पार्टनरशिप फर्म आर अनलिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स। इसमें पार्टनर्स को अगर लॉसेस हो जाएं तो वो लॉसेस अपने पास से अदर एसेट्स को, पर्सनल एसेट्स को बेच के भी पूरे करने पड़ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्क, पार्टनरशिप इज रिगार्डेड बेटर देन प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 3 4 7 लोग हो सकते हैं, ये एक अकेले बंदे ने चलाना होता है, तो रिलेटिवली ये बेहतर रिस्क है। लिमिटेड कंपनीज आर, इनको लिमिटेड क्यों कहते हैं ये अब आगे चल के डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, बट लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। यानी कि कंपनी में अगर आपके 1 लाख के एसेट्स हैं तो 1 लाख के एसेट्स की ही वैल्यू के शेयर्स हो सकते हैं, और वो शेयर्स अगर कंपनी को लॉसेस हो जाएं तो आपकी लायबिलिटी उस शेयर्स की वैल्यू तक की लिमिटेड होगी। यानी कि आपको पर्सनल एसेट्स नहीं लाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको पर्सनल एसेट्स लाने पड़े थे। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दो तरह की कंपनीज हो सकती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आप जनरल पब्लिक को भी शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज रिगार्डेड बेस्ट अमंग ऑल टाइप्स ऑफ ओनरशिप, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज के लिए ये फॉर्म बनाई जाती है। तो अभी हमने जितनी बात आपको करनी थी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था, तो हम जितनी अकाउंटिंग पढ़ेंगे ज़्यादातर अकाउंटिंग हमारी प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड होगी। सो विच टाइप ऑफ ओनरशिप फॉर्म वुड यू प्रेफर? आप कौन सी ओनरशिप फॉर्म को प्रेफर करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई नया स्टार्टअप के लिए जिसमें कैपिटल बहुत कम चाहिए हो, छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म। तो इसीलिए आपके कोर्स में मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस covers accounting for sole proprietors. So at the end of the lecture हम आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं, तो क्विकली आइए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप इन 5 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, और आंसर्स इसके आपको इसके बाद नजर आ जाएंगे। नंबर 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सैलरीज पेड, फी रिसीव, इंटरेस्ट पेमेंट, सेल्स ऑन अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें भी पेमेंट हो रही है, इसमें भी रिसीव हो रहा है, इसमें भी पेमेंट हो रही है, तो इट मींस सेल्स ऑन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रा रेवेन्यू इज, कॉन्ट्रा अकाउंट्स आपने अभी पढ़े, सेल्स रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ड्राइंग, ऑल अबव, यस ऑल अबव। So this is the contra revenue is sales return. All above cannot be the answer, because sales return is the contra of revenue. अगर आप कुछ सेल्स करते हैं तो उसका contra effect sales return के थ्रू आएगा। This is also a contra account. Drawing is also contra account, but question is asking contra revenue. Third one is depreciation. Depreciation expense, prepaid expense, asset, non-current asset, contra asset. Depreciation contra है जो आपके एसेट को रिड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज contra asset. This is correct. Cash accounting is commonly used. Accrual accounting is commonly used. Both accounting systems are commonly used. None of the above. Accrual accounting is commonly used. Number 5. Drawing is best described as contra expense, contra capital, contra asset, contra liability. Drawing is best described as contra capital, because drawing का ताल्लुक कैपिटल से होता है, और आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी एज अ प्रोप्राइटर, उससे कैपिटल आपने क्रिएट किया था, अब आप उसमें से अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको आप ड्राइंग कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी. This is the set of fixed asset: cash, land, machine, cash, loan, car, land, computer, equipment, machine, furniture, and inventory. So the correct answer is land, computer, and equipment, because इसमें भी cash आ रहा है, current asset है।
इसमें भी कैश आ रहा है, करंट एसेट है। इसमें लाइबिलिटी भी आ रही है। इसमें मशीन फर्नीचर ये दोनों फिक्स एसेट्स हैं, बट इन्वेंट्री इज नॉट फिक्स एसेट, ये करंट एसेट है। तो करेक्ट आंसर इज सी। 7. Future economic benefit is related to asset, capital, revenue, liability. Of course, asset. This is the set of liabilities. कौन सा इसमें आपको liability का set लगता है? Cash no, loan plus debentures, salaries payable plus inventory no, accrued expenses plus furniture no. So the correct answer is loan plus debentures. Answer is B. This is an example of credit transaction: purchase of land on account, purchase of machine on cash against check. So check, अगर check या cash आप दोनों को cash ही treat करते हैं, none of the above. So the correct answer is purchase of land on account. Obligations to be paid by an enterprise after the period of 1 year is called long-term liabilities, short-term liabilities. After 1 year की बात हो रही है तो of course long-term liabilities हैं. Assets are those from which economic benefit flows. In present only, in future always, none of the above. In future. The term capital refers to rent, sales, prepaid account, investment by proprietor. The answer is D, investment by proprietor. So now again, page 21, 25 MCQs. This is the set number 2. Set number 1 से आपने last lectures में कुछ questions किए हैं. Set number 2 से आप try कीजिए और इसी तरह के बहुत सारे MCQs आपको मिलेंगे practice के लिए, जो कि आपको exam के लिए बेहतरीन तैयार कर सकते हैं. तो then what is next? नेक्स्ट लेक्चर इज द लेक्चर नंबर 4, अकाउंटिंग इक्वेशन एनालिसिस में हम करेंगे टेम्पररी अकाउंट्स का इक्वेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे और प्रॉफिट और लॉसेस केसेस को डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्लास प्रैक्टिस होने वाली है बहुत सारी एंड दीस आर फ्यू स्लाइड्स फ्रॉम लेक्चर नंबर 4. स्टूडेंट्स बेस पब्लिशिंग लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको प्रायर इंटीमेशन मिलेगी. थैंक यू.